1981 दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का जाना मौत को सीधा बुलावा देने जैसा है। एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां खून जमा देने वाली सर्दी है, 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ का एक अंतहीन और डरावना रेगिस्तान है। ये जगह है अंटार्कटिका, दुनिया का वो आखिरी और सबसे रहस्यमयी कोना जहां आज तक किसी भी हिंदुस्तानी ने अपने कदम नहीं रखे थे। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी आम सफर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने रातों रात अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की नींदें उड़ाकर रख दी। एक ऐसा मिशन जो इतना सीक्रेट था कि इसमें जाने वाले जांबाजों के परिवार वालों को भी ये नहीं पता था कि उनके बेटे मौत के कौन से कुएं में छलांग लगाने जा रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं 1981 के उस दौर में जब दुनिया को लगता था कि भारत तो अभी अपनी ही गरीबी और अंदरूनी परेशानियों से लड़ रहा है। उस वक्त अंटार्कटिका की उस भयानक और मोटी बर्फ के नीचे एक ऐसा खजाना दबा हुआ था जिस पर पूरी दुनिया की लाट टपक रही थी। वहां अनमोल मिनरल्स, तेल और ऐसी चीजें थीं जो किसी भी देश को रातों रात सबसे अमीर और ताकतवर बना सकती थी। इसी लालच में साल 1959 में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और कुछ गिने चुने ताकतवर देशों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने एक अंटार्कटिक ट्रीटी साइन कर ली और उस पूरे महाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने खुलेआम एक VIP क्लब बना लिया और तय किया कि दुनिया के किसी भी गरीब या विकासशील देश को इस सफेद खजाने के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाएगा। भारत ने जब इस ट्रीटी में शामिल होने की कोशिश की तो इन ताकतवर देशों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन वो भारत कोई आम भारत नहीं था। उस वक्त देश की कमान एक ऐसी महिला के हाथ में थी जो अपनी जिद के आगे किसी दुनिया वाले की नहीं सुनती थी। वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जब भारत को इस तरह से बाहर किया गया तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक बेहद खुफिया और बंद कमरे में एक मीटिंग बुलाई गई। उस कमरे में देश के कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने उस मीटिंग में एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। फैसला बिल्कुल साफ था, हम अमेरिका या ब्रिटेन से कोई परमिशन नहीं मांगेंगे। हम दुनिया की नजरों से छुपकर सीधा वहां जाएंगे और उस बर्फ की छाती पर अपना तिरंगा गाड़ेंगे। यही से जन्म हुआ भारत के सबसे बड़े और खौफनाक अंडरकवर मिशन का, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट जेड और ऑपरेशन गंगोत्री। मिशन का लीडर बनाया गया देश के एक मशहूर समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर S. जेड कासिम को। उनके साथ नेवी और सेना के कुछ बेहद खूंखार और जांबाज अफसरों की एक टीम बनाई गई। कुल मिलाकर सिर्फ 21 लोग। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कुदरत नहीं बल्कि अमेरिका था। उस वक्त अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट आसमान से भारत की हर एक हलचल पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। अगर अमेरिका को जरा सी भी भनक लग जाती कि भारत अंटार्कटिका जाने की प्लानिंग कर रहा है तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके दुनिया भर में हंगामा कर देता और भारत के इस ऑपरेशन को बीच समंदर में ही कुचल देता। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को एक भयानक राज बनाकर रखा गया। जिन 21 लोगों को चुना गया था उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि तैयार रहो, तुम लोग समंदर की एक खुफिया रिसर्च पर जा रहे हो। कहाँ जाना है, कब जाना है, कुछ नहीं बताया गया। चुपचाप एक नॉर्वे देश का जहाज किराए पर लिया गया जिसका नाम था पोलर सर्कल। और अब सबसे बड़ी परेशानी थी बर्फ में जिंदा रहने वाले कपड़े और जूते जुगाड़ना। अगर भारत सरकार एक साथ इतने भारी बर्फीले जूते और सूट खरीदती तो दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो जाते। इसीलिए एक गजब का खेल खेला गया। ऑपरेशन की टीम ने अलग अलग नाम और नकली पहचान बनाकर कपड़े कश्मीर की अलग अलग दुकानों से खरीदे और -40 डिग्री की ठंड सहने वाले जूते यूरोप से अलग अलग बिल बनाकर मंगवाए गए ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। तैयारियां पूरी हो चुकी थी, हर एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहा था। और फिर 6 दिसंबर 1981 की वो काली और अंधेरी रात आ गई। गोवा के पोर्ट पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के ठीक 2 बजे बिना कोई सायरन बजाए, बिना किसी शोर शराबे के पोलर सर्कल नाम का वो जहाज धीरे से समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। उन 21 हिंदुस्तानी जांबाजों का सफर शुरू हो चुका था, एक ऐसे भयानक रास्ते पर जहां से आगे ना तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता था और ना ही जिंदा बचने की कोई गारंटी। गोवा के उस शांत समंदर से निकलने के बाद शुरू के कुछ दिन तो सफर बिल्कुल खामोश और आसान लगा। पोलर सर्कल नाम का वो लोहे का जहाज इंडियन ओशन की नीली लहरों पर किसी खिलौने की तरह तैर रहा था। उन 21 हिंदुस्तानी जांबाजों को लग रहा था कि शायद ये सफर इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि समंदर उनके साथ सिर्फ एक खौफनाक खेल खेल रहा था। कुदरत उन्हें उस जाल में फंसा रही थी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही जहाज ने उस लकीर को पार किया जिसे नाविक अपनी भाषा में रोरिंग 40s यानी गर्जता 40 कहते हैं, समंदर का रंग और रूप अचानक बदल गया। आसमान में काले और डरावने बादल छा गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस कानों के पास आकर चीख रहा हो। और फिर शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसने उन 21 लोगों की रूह कंपा दी। ये समंदर का वो हिस्सा था जिसे फ्यूरियस 50s यानी भयंकर 50 कहा जाता है। यहाँ समंदर का पानी किसी खामोश नदी की तरह नहीं बल्कि एक पागल हाथी की तरह हमला करता है। सामने से 50 से 60 फुट ऊंची समंदर की लहरें, जी हाँ 50 फुट ऊंची पानी की दीवारें, जब उस छोटे से जहाज से पूरी ताकत से टकराती तो ऐसा लगता जैसे लोहे का वो जहाज किसी भी पल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जहाज किसी सूखे पत्ते की तरह उन भयानक लहरों के बीच हिचकोले खा रहा था। कभी वो 50 फुट ऊपर आसमान की तरफ जाता और अगले ही पल सीधा समंदर की गहरी खाई में गिर जाता। जहाज के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। लोहे के मुड़ने की चरमराहट और लहरों के टकराने की वो भयानक आवाज आज भी उन लोगों को रात में सोने नहीं देती। टीम के लगभग सभी लोग भयानक सी सिकनेस का शिकार हो चुके थे। उल्टियां करते करते उन जांबाज अफसरों और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की हालत खराब हो गई थी। कई दिनों तक किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। पेट में जो कुछ भी था वो सब बाहर आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अंटार्कटिका पहुंचने से पहले ही ये समंदर उन्हें अपनी गहरी और काली कब्र में हमेशा के लिए दफना देगा। लेकिन वो हिंदुस्तानी थे, हार मानना उनके खून में नहीं था। मौत की उन लहरों को चीरते हुए कई रातों के उस खौफनाक सफर के बाद अचानक एक दिन समंदर एकदम शांत हो गया।
हवा रुक गई, लहरें शांत हो गईं, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन यह कोई राहत नहीं थी, बल्कि ये कुदरत का एक और भयानक धोखा था। जब उन्होंने जहाज की खिड़की से बाहर देखा तो उनके सामने समंदर का पानी नहीं, बल्कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ का एक अंधहीन और मौत का रेगिस्तान था। इसे पैक आइस कहा जाता है। समंदर में तैरते हुए बर्फ के विशाल और जानलेवा पहाड़ अब जहाज पानी में नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी चट्टानों के बीच फंसने लगा था। चारों तरफ धुंध, जमा देने वाली ठंड और एक ऐसा सन्नाटा जो सीधा दिल में खौफ पैदा कर दे। तापमान गिरकर -30 डिग्री तक पहुंच गया। ये वो वक्त था जब जहाज का इंजन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। जहाज के कैप्टन के माथे पर पसीना था, क्योंकि अगर उन बर्फ की चट्टानों के बीच जहाज का इंजन एक पल के लिए भी बंद हो जाता तो वो 21 लोग उस माइनस तापमान में वही जमकर बर्फ की मूरत बन जाते। उनका नामो निशान दुनिया के किसी भी नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाता। और दिल्ली में बैठी सरकार किसी को बता भी नहीं पाती कि उनके 21 हीरो कहां गायब हो गए। कई दिनों तक वो जहाज उस सफेद जाल में रास्ता भटकता रहा। चारों तरफ से मौत ने उन्हें घेर लिया था और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी जहाज के कैप्टन की निगाहों ने बर्फ के उस विशाल पहाड़ में एक छोटी सी दरार देखी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर वो दरार आगे जाकर बंद हो जाती तो वो लोहे का जहाज उसी बर्फ के बीच फंसकर पिचक जाता। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जान हथेली पर रखकर जहाज को उस दरार के अंदर उतार दिया गया। हर एक सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। बर्फ के उस संकरे रास्ते से गुजरते हुए लोहे के जहाज के रगड़ने की वो भयानक आवाज आज भी उन जांबाजों की रूह कंपा देती है। और फिर कुदरत ने हार मान ली। 9 जनवरी 1982 की वो ऐतिहासिक तारीख आ ही गई। बर्फ की वो दरार एक नए इतिहास का दरवाजा बन गई। 21 हिंदुस्तानी और उनके सामने था दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका। इतिहास में पहली बार किसी हिंदुस्तानी के जूते उस सफेद रेगिस्तान की बर्फ पर पड़े थे। वहां का तापमान -30 डिग्री था। हवा इतनी ठंडी थी कि अगर कोई इंसान बिना मास्क के लंबी सांस ले ले तो उसके फेफड़े अंदर ही अंदर जम जाए। खून को जमा देने वाली उस जगह पर इंसान का एक पल भी जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उसी भयानक ठंड और बर्फीले तूफान के बीच उन 21 जांबाजों ने वो कर दिखाया जिसका सपना दिल्ली के उस टॉप सीक्रेट कमरे में दिखा गया था। उस खामोश और वीरान जमीन पर इतिहास का सीना चीरते हुए भारत का तिरंगा लहरा उठा। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये दुनिया के उन ताकतवर देशों के गुरूर पर एक करारा तमाचा था जो भारत को हमेशा से गरीब और कमजोर देश समझते थे। उसी बर्फ के बीच भारत का पहला बेस कैंप बनाया गया जिसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। और फिर वहां से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक खुफिया रेडियो मैसेज भेजा गया। उस मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, मिशन कामयाब रहा, भारत ने अंटार्कटिका जीत लिया है। जब यह खबर दुनिया के अखबारों में छपी तो अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। वो सन्न रह गए कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। उनके एडवांस जासूसी सैटेलाइट बस आसमान से ताकते रह गए और भारत ने बिना किसी शोर शराबे के खामोशी से वो कारनामा कर दिया था जिसे करने में दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते थे। अगले ही साल जिस वीआईपी क्लब ने भारत को अपनी ट्रीटी से बाहर फेंक दिया था, उसी अंटार्कटिक ट्रीटी वालों को सिर झुकाकर भारत को एक वीआईपी मेंबरशिप देनी पड़ी। आज उसी अंटार्कटिका पर भारत के कई रिसर्च स्टेशन डंके की चोट पर मौजूद है। ऑपरेशन गंगोत्री की यह कहानी सिर्फ एक रिसर्च मिशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जिद की, उस हिम्मत की जो चीख चीख कर कहती है कि अगर एक हिंदुस्तानी कुछ ठान ले तो कुदरत का भयानक तूफान और दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जय हिंद।